गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ हमने अलग अलग प्रकार की हवाओं को महसूस किया है। पूरे विश्व में ये हवाएं अर्थात पवन किस प्रकार से गुणधर्म प्रदर्शित करती है, पवनों के प्रकार क्या हैं, किस क्षेत्र की पवन को क्या कहा जाता है, इन सब से लगभग हर एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विश्व में पवनों के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ विंड एवं उनके प्रमुख गुणधर्मों के बारे में। फ्रेंड्स, आई एम योर AKS सर। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो व्हाट इज विंड? पवन क्या है? वास्तव में पवन वायु की गति है अर्थात मूवमेंट ऑफ एयर है, और पवन के बनने में तापांतर अर्थात टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस का बहुत बड़ा योगदान होता है। उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर वायु के प्रवाह को ही हम पवन कहते हैं। जब सूर्य की किरणें किसी क्षेत्र में पड़ती है तो वहाँ की वायु गर्म हो जाती है। गर्म हवा तापीय प्रसार के कारण हल्की हो जाती है और हल्की हवा ऊपर उठती है। इससे बने रिक्त स्थान को भरने के लिए अन्य स्थानों से ठंडी हवा उस जगह की ओर बहने लगती है। इसे ही हम पवन अर्थात विंड कहते हैं। पवनों के प्रकार मुख्य रूप से 3 हैं, अर्थात हम अध्ययन की दृष्टि से पवनों को 3 प्रकार का मान सकते हैं। पहला स्थानीय पवनें यानी कि लोकल विंड्स, दूसरा मौसमी पवनें अर्थात सीजनल विंड्स, और तीसरा स्थायी पवनें अर्थात परमानेंट विंड्स। ये जो स्थानीय पवनें होते हैं अर्थात लोकल विंड जिसे हम कह सकते हैं, ये ऐसी पवनों को कहा जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष में उत्पन्न होती है। इन पवनों की उत्पत्ति में उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तथा ताप का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जबकि मौसमी पवनें यानी कि सीजनल विंड्स किसी विशेष मौसम में ही उत्पन्न होती है। जैसे भारत में उत्पन्न होने वाली मानसूनी पवनें जो कि जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक उत्पन्न होती है। इसी के प्रभाव से इस मौसम में मानसूनी वर्षा भी होती है। अगला है स्थायी पवनें या इसे हम प्रचलित पवनें भी कहते हैं। ये पवनें अपेक्षाकृत वर्ष के अधिकांश समय में एक जैसा पैटर्न प्रदर्शित करती हैं, अतः इनके बारे में लोग पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं। तो आइए हम सबसे पहले विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में बहने वाली गर्म हवाओं की बात करें। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी पर धरातल और वायुमंडल दोनों के द्वारा सूर्य प्रकाश का अवशोषण होता है और इससे वहाँ का ताप बढ़ जाता है। जब सूर्य के प्रकाश की वजह से ताप बढ़ता है तो उसके संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म हो जाती है, और ये गर्म वायु जो है वह ऊपर की ओर प्रसारित होकर चली जाती है और उस जगह हल्का या अस्थायी रिक्त स्थान बन जाता है। उस रिक्त स्थान को भरने के लिए अन्य क्षेत्रों से जो कोल्ड विंड्स हैं या जो ठंडी हवाएं हैं वो उस ओर की ओर बहने लगती है, और इस प्रकार से हमें पवन का यानी कि हवाओं का एहसास होता है। यदि हम विश्व के अनेक क्षेत्रों में पवनों को देखें तो जैसा कि हम सभी को मालूम है कि हमारा पृथ्वी जो है वह लगभग गोलाकार है, ध्रुवों की ओर थोड़ी सी चपटी है, लेकिन बीच में यह काफ़ी गोलाकार है। पृथ्वी के बीचों बीच जो विषुवत रेखा जिसको कि हम डेरोजीरी अक्षांश कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं, भूमध्य रेखा में जब सूर्य की किरणें मतलब इस एयर और सूर्य की किरणें जब पड़ती है तो यहाँ से हवाएं जो है गर्म होकर वह ऊपर की ओर जाती है, और ऊपर की ओर जाने से अन्य क्षेत्रों से ये जो हवाएं हैं वह इक्वेटर की ओर बहने लगती हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि पवनों का निर्माण होता है। ये पवनें एक जैसे नहीं होती है क्योंकि इनकी दिशा अलग अलग होती है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम अलग अलग अक्षांश और देशांतरों में जो पवनें होती हैं वह किस प्रकार से
उत्पन्न होती हैं और उनका क्या गुणधर्म होता है इसकी बात करें। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं गर्म हवाओं के बारे में है, अर्थात ऐसी हवाएं जिनका औसत ताप अधिक होता है। अधिकांशतः यह शुष्क अर्थात ड्राई विंड्स होती हैं, ड्राई नेचर की होती हैं। स्थानीय वनस्पतियों का इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं चिनूक पवनों की, जिसको कि हम चिनूक विंड्स भी कहते हैं। ये जो चिनूक पवनें हैं वह अमेरिका तथा कनाडा के रॉकी पर्वतों के पूर्वी ढलानों से उत्पन्न होती हैं। अर्थात अमेरिका और कनाडा में जो रॉकी पर्वत है, रॉकी माउंटेन्स है, उसके ईस्टर्न साइड में जो स्लोप है वहाँ पर यह हवा जो है गर्म हवा उतरती है। ये पवन कोलोराडो के दक्षिण से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत तक बहती है। चूँकि इन तीव्र गर्म हवाओं के कारण बर्फ पिघलने लगती है, अतः पहले के जो रेड इंडियंस वहाँ रहते थे वह इन पवनों को हिमभक्षी अर्थात स्नो ईटर्स कहते थे। तो ये चिनूक पवनों की विशेषताएं हैं। अगला फोएन पवने या फोएन विंड्स। ये जो पवने हैं वह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढलानों पर उतरने वाली हवाएं हैं। इसका सबसे ज़्यादा जो असर होता है वह स्विट्जरलैंड में होता है। फोएन पवनों की वजह से, चूँकि यह गर्म नेचर की होती है, इससे पर्वतों की बर्फ पिघलती है और बर्फ पिघलने की वजह से वहाँ पर घास उगने के लिए पर्याप्त सुविधाजनक मौसम बन जाता है, घास उगती है। इससे पशुपालक भी काफ़ी खुश होते हैं, उनकी पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हो जाती है। इसके अलावा उस क्षेत्र में अंगूरों की पैदावार भी बढ़ती है। इस प्रकार से आपने देखा कि फोएन पवनें जो है न केवल वहाँ के भौगोलिक स्थिति को प्रभावित कर रही है, बल्कि उस क्षेत्र में आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ता है। अगला जो पवने हैं वह है सिरोक्को पवने। सिरोक्को पवने जो है वह सहारा मरुस्थल से उठने वाली गर्म, शुष्क और रेत भरी पवने हैं। जब ये पवने भूमध्य सागर को पार कर इटली पहुंचती है तो वहां ये सिरोक्को पवने कहलाती हैं। इटली में वर्षा करते समय ये बूंदें लाल होती है, अतः इस प्रकार की वर्षा को इटली में रक्त की वर्षा कहते हैं। सिरोक्को पवनों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिया गया है। इन पवनों को लीबिया में गिबिल, मिस्र में खमसीन तथा स्पेन में लेवेस कहते हैं। सिरोक्को पवने की जो गति है वह शीत और वसंत ऋतु में लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये बहने लगती है। इस प्रकार से सिरोक्को पवने जो हैं वह यूरोप में काफ़ी प्रभाव दिखाती हैं। अगली है हरमट्टन पवने। हरमट्टन पवने जो हैं वह पश्चिमी अफ्रीका में गिनी तट पर बहने वाली गर्म तथा शुष्क एवं तीव्र पवने हैं। गिनी तट की उमस भरी जलवायु में जब ये पवने पहुंचती है तो वहाँ के लोगों को काफ़ी राहत पहुंचाती है और इस वजह से इन पवनों को डॉक्टर पवने भी कहते हैं। सहारा मरुभूमि की ओर से गिनी तट में चलने वाली इस तीव्र पवन को हरभट्टा, जो कि स्थानीय नाम डॉक्टर का है, कहा जाता है। गिनी तट जो है भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश है, अतः यहाँ की उमस भरी अस्वास्थ्यकर जलवायु में यहाँ के लोग बीमार हो जाते हैं। जब इस क्षेत्र में हरभट्टा पवने पहुँचती है तो लोग राहत की सांस लेते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं, अतः इन पवनों को लोग डॉक्टर यानी कि हरभट्टा पवने कहते हैं। अब बात करते हैं भारत में बहने वाली विशेष गर्म पवनों की, जिसको कि हम लू कहते हैं। लू जो है भारत के उत्तरी भाग विशेषकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश तथा पाकिस्तान के सिंधु नदी के मैदानी क्षेत्रों में बहने वाली तेज, धूल भरी, गर्म और शुष्क हवा है। भारत में विशेष रूप से मई और जून के महीने में लू का प्रकोप देखने को मिलता है और अधिकांश क्षेत्रों में जहाँ पर लू बहता है वहाँ पर तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अनेक लोग लू के कारण हीट स्ट्रोक
की समस्या से जूझते हैं और बीमार भी पड़ जाते हैं। ये मई और जून के महीने में विशेष प्रभाव दिखाती है। चलिए अब बात करते हैं विश्व में गर्म हवाओं के अन्य प्रकारों के बारे में। सिमुम जो पवनें हैं वह सहारा मरुस्थल में बहती हैं। कारबुरान पवनें मध्य एशिया के तारिम बेसिन में बहती हैं। संता अना पवनें अमेरिका में कैलिफोर्निया की संता घाटी में बहती हैं। यामो पवनें जापान में बहती हैं। जोंडा पवनें अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों में बहती हैं। ब्रिक फील्डर पवनें जो हैं ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। इसी प्रकार से गिबली पवनें लीबिया में बहती हैं। तो दोस्तों ये इन सभी पवनों का नाम और ये कहाँ पर बहती हैं इनको अच्छे से याद करना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि ये हमें एग्ज़ाम में बहुत मदद पहुंचाने वाली है। अब बात करते हैं विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में बहने वाली ठंडी हवाओं की। जैसा कि आपको मालूम है सूर्य का प्रकाश अनेक क्षेत्रों में सीधा नहीं पहुंच पाता। कुछ क्षेत्रों में तो सूर्य का प्रकाश बहुत कम या तिरछा पहुंचता है, तो वहां पर सूर्य के प्रभाव से जो ताप उत्पन्न होना चाहिए वो नहीं रहता और उस वजह से वहां पर ठंडी हवाएं अपना प्रभाव दिखाती हैं। तो इन्हीं ठंडी हवाओं की बात करते हैं। सबसे पहले मिस्ट्रल पवनें। ये जो मिस्ट्रल पवनें हैं वह विशेष रूप से स्पेन एवं फ्रांस में चलती हैं। शीत ऋतु में यूरोप में उच्च वायुदाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्थापित रहता है, जबकि भूमध्य सागर पर न्यून वायुदाब रहता है। इस वजह से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के बीच में ठंडी ध्रुवीय हवाएं चलने लगती हैं और इन मिस्ट्रल पवनों का जो गति है वह सामान्य तौर से 56 से 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है और इस वजह से ये पवनें वहाँ पर काफ़ी ठंडा प्रभाव उत्पन्न करती हैं। अगला बात करें बोरा पवनों की। बोरा जो है यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट पर चलने वाली ठंडी हवाओं को कहा जाता है। ये एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे से उत्तरी इटली में चलने वाली अत्यधिक ठंडी हवाएं हैं और बोरा हवाओं की जो गति है वो लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाता है। उत्तरी इटली का भाग बोरा हवाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अगली जो पवन है, जो ठंडी पवन है जिसे हम ब्लिजार्ड कहते हैं, ये अत्यधिक ठंडी हिमकरण युक्त ध्रुवीय पवनें हैं जो कि उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में तथा साइबेरिया, कनाडा तथा अमेरिका में चलती हैं। इससे धरातल जो है वह पूरी तरह से स्नो से यानी कि हिम से भर जाता है। हवा की गति लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है। चूँकि हवा में छोटे छोटे बर्फ़ के कण रहते हैं, इस वजह से हवा में दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। विश्व के अन्य क्षेत्रों में बहने वाली ठंडी हवाओं की बात करें, नार्थर जो विंड्स हैं यह अमेरिका में टेक्सास की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में बहती है। पुर्गा विंड्स अलास्का एवं साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेशों में बहती है। फ्रियाजेम जो विंड्स हैं वो ब्राज़ील में बहती हैं। पापाग्यो यह विंड्स जो है मैक्सिको में बहती है। जोरान स्विट्ज़रलैंड में बहती है। वेंडावेल्स स्पेन के पूर्वी तट पर बहती है। टेरल पेरू एवं चिली के पश्चिमी तटों में बहती है, जबकि पेम्पेरो अर्जेंटीना में बहती है। ये विश्व की ठंडी हवाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिखाती हैं। दोस्तों चलिए बात करते हैं स्थायी पवनों की यानी कि परमानेंट विंड्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये पवनें ऐसी पवनें होती हैं जो स्थायी नेचर की होती है, अर्थात वर्ष भर इनका प्रभाव क्षेत्रों पर रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डोलड्रम की। डोलड्रम या शांत पेटी में चलने वाली भूमध्य रेखीय पवनें। ये जो डोलड्रम या शांत पेटी की पवनें हैं यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर अर्थात 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश
तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की न्यून वायुदाब पेटी है। और चूंकि यह शांत पेटी है, यहाँ पर हवा नहीं के बराबर या बहुत कम होती है, और इसकी वजह से प्राचीन समय में जो जहाज होते थे जो कि पाल के सहारे अपने सफ़र को करते थे, हवा नहीं होने की वजह से वह इस क्षेत्र में अटक जाते थे, इसीलिए इसका नाम डोल्ट्रम रखा गया है। दूसरी जो पवने हैं जिसको कि हम व्यापारिक पवने यानी कि ट्रेड विंड्स कहते हैं, इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व रहा है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी अर्थात 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, वहाँ से लेकर भूमध्य रेखी न्यून वायुदाब पेटी अर्थात 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच, इस क्षेत्र में वर्ष भर बहने वाली ये पवनें व्यापारिक पवनें होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये जो पवन है, इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, अतः इन्हें उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन कहा जाता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है, अतः इन्हें दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन कहा जाता है। पवनों की नियमित दशा के कारण प्राचीन काल में व्यापारी पाल युक्त नावों से यात्रा करते थे, और ये जो व्यापारिक पवनें हैं उनकी नावों को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करती थी, और इसीलिए इन्हें व्यापारिक पवन अर्थात ट्रेड विंड्स कहा गया। यदि हम पृथ्वी के मॉडल के आधार पर देखें तो हम देख सकते हैं कि पृथ्वी के इक्वेटर के दोनों ओर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स रहता है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है वह उत्तर की ओर बहता है, जबकि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है वह दक्षिण की ओर रहता है। यदि हम इक्वेटर अर्थात 0 डिग्री अक्षांश के दोनों ओर देखें तो इक्वेटर के दोनों ओर 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ये जो दोनों अक्षांश है इसे हम हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 30 डिग्री जो साउथ अक्षांश है ये हॉर्स लैटिट्यूड कहलाता है। तो यहाँ पर हमें एक हेडलेस सेल्स भी देखने को मिलता है। ये हेडलेस सेल जो है वह एक विशेष प्रकार का वायु प्रसार को बताता है, जिसमें जो हवा है वह इक्वेटर पर अर्थात 0 डिग्री के आसपास यह ऊपर की ओर उड़ती है, तथा यह 30 डिग्री अर्थात जो हमारा हॉर्स लैटिट्यूड है वहाँ पर सिंक होती है अर्थात नीचे की ओर आती है। इस प्रकार से 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच 0 डिग्री अर्थात भूमध्य रेखा के पास एयर का उठना और 30 डिग्री अर्थात जो हमारा हॉर्स लैटिट्यूड है वहाँ पर एयर का सिंक होना, इस प्रकार से जो सेल डेवलप होता है इसे हैडली सेल कहते हैं। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर फेरल सेल भी देखने को मिलता है। यह फेरल सेल जो होता है वह मिड लैटिट्यूड अर्थात मध्य के अक्षांशों में देखने को मिलता है। यहाँ पर जो एयर होता है वो 30 डिग्री पर सिंक होता है, अर्थात वह यहाँ पर एक प्रकार से नीचे की ओर आता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फेरल सेल है यहाँ पर पोल्स की ओर से आने वाली जो हवा है वह सिंक होने लगती है। तो इस प्रकार से एक सेल डेवलप होता है जिसे कि हम फेरल सेल कहते हैं, और ध्रुवों में यह पोलर सेल के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर ध्रुवों की या ध्रुवीय पवनें हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में हमें अलग अलग प्रकार से पवनों का पैटर्न देखने को मिलता है। अब बात करते हैं पछुआ पवनें अर्थात वेस्टर्लीज। पछुआ पवनें अर्थात ऐसी पवनें जो पश्चिम से चलती है। ये जो पछुआ पवनें हैं वह उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवी न्यून वायुदाब पेटी की ओर दोनों गोलार्धों में चलती है। अर्थात पछुआ पवनें जो है हमें नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी देखने को मिलेगा, उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में भी देखने को मिलता है।
इनका जो विस्तार है वो 30 से 35 डिग्री अक्षांश से लेकर 60 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच होता है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी की वजह से इनकी गति काफ़ी तीव्र होती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में अधिकांशतः हमें महासागर देखने को मिलते हैं। वहाँ पर हवाओं के बहने के लिए कोई प्राकृतिक बाधा नहीं होने की वजह से वहाँ पर हवाएं काफ़ी तेज गति से बहती है। इस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों का कुछ नाम रखा गया है। आइए देखें। 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो बहने वाली पछुआ पवनें हैं उन्हें गरजती चालीसा यानी कि रोरिंग फोर्टीज कहा जाता है। इसी प्रकार से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास में बहने वाली जो पछुआ पवनें हैं उसे भयंकर पचासा या फ्यूरियस 50s कहा जाता है, जबकि 60 डिग्री अक्षांश के आसपास इन्हें चीखती साटा यानी स्ट्राइकिंग 60s कहा गया है। इस प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में ये अलग अलग प्रकार से हमें इनकी गति भी देखने को मिलती है और इनके नाम भी अलग अलग रखे गए हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में या अलग अलग क्षेत्रों में जो पवनें हैं वह अलग अलग प्रकार से होती है और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सूर्य का पड़ने वाला प्रकाश और लोकल परिस्थितियों की वजह से ये पवनें अलग अलग प्रकार से व्यवहार करती हैं। तो इसका अध्ययन निश्चित तौर पर आपके एग्ज़ाम के तैयारी में बहुत सहायक होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।